नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र कुमार दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम मौर्य काल को या मौर्य साम्राज्य को या मौर्य वंश को पढ़ रहे हैं। हमने लगभग 6 कक्षाओं में या 5 से 6 घंटों में मौर्य प्रशासन को जानने और पहचानने की और याद करने की और परीक्षा उपयोगी दृष्टि से चीज़ों को देखने और समझने का इसी क्रम में हम मौर्य प्रशासन में आ चुके थे। मौर्य प्रशासन को हमने देखा भाई किस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन है। जो राजा है उसके क्या क्षेत्र हैं, क्या अधिकार हैं जनता के प्रति, ये देखा। अमात्यों के बारे में हमने चर्चा की, मंत्रियों के बारे में चर्चा की पिछली क्लास में, मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की और उसके बाद हमने जो अध्यक्ष या फिर जो प्रशासक होते हैं उनके बारे में पूर्व की कक्षाओं में अच्छे तरीके से चर्चाएं कर ली थी। कक्षाएं थी उसमें अच्छे तरीके से आपको हमने बताया था कि ये संबंधित विभाग के अध्यक्ष का क्या क्या नाम होता है। विस्तृत नौकरशाही के बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। फिर उसके बाद में हमने कल जो संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं, अमात्य हैं, उनके बारे में भी चर्चा विस्तृत कर ली थी। किनको कितना वेतन मिलता था, मंत्रिण कौन हुआ करते थे, प्रधानमंत्री, युवराज, सेनानी और सन्निधाता। और ये जो मौर्य प्रशासन की जो बात थी वो हमने कर ली थी कल। केंद्रीय प्रशासन को देख लिया था और राजा के सप्तांग सिद्धांत को भी देख लिया था। अब हम जो आगे चर्चा करने जा रहे हैं, जो चीज़ें जो हैं वो समझने की हैं और समझने के साथ साथ याद करने पर भी ये चीज़ें बल देती हैं, तो आप ध्यान रखें। आज हम देखेंगे, हमने कल जो देखा वो हमने केंद्र का प्रशासन देखा, ठीक है। आज हम देखेंगे राजा देखा, राजा के बाद हमने मंत्रिण को देखा, मंत्रिण के बाद मंत्री परिषद को देखा, मंत्री परिषद के बाद में हमने जो आपके अध्यक्ष होते हैं या प्रशासक होते हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे कि भाई मौर्य प्रशासन का ढांचा, तो हिरार्की क्रम या उनका पदानुक्रम किस प्रकार था उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज हम कक्षा के अंदर जो गुप्तचर प्रशासन है उसके बारे में बात करेंगे, न्याय प्रशासन है उसके बारे में बात करेंगे, ऐसी सामाजिक स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे, सैन्य प्रशासन है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे एक एक दो दो पेज के अंदर ये समाप्त होगा और अच्छे से आपको 2 से 3 4 बार बोलकर समझा के बताया जाएगा ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। देखते हैं मौर्य प्रशासन। हमने देखा कि केंद्रीकृत निरंकुश राजतंत्र की स्थापना यहाँ पर हो चुकी थी। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर राजा ही सर्वोसर्वा था। तो जो राजा है वो राज्य का सर्वोसर्वा हुआ करता था। ये हमें अच्छी तरह से पता है कि राजा जो है वो सर्वोसर्वा हुआ था। राजा ने कई प्रांत बांटे हुए थे, ठीक है। प्रांत जो बांटे हुए थे उन प्रांतों की बात करें तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि 4 जो प्रांत हैं वो पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही बना दिए गए थे। और उसके बाद में जो प्रांत बनाया गया 5वां, जैसे हम कलिंग, जिसकी राजधानी आपके तोसली में उत्तरी केंद्र, कलिंग कलिंग की जो बनाया गया 5वां अशोक के द्वारा, उसकी राजधानी तोसली बनाई गई। तोसली को उत्तर दक्षिण भागों में धौली और जोगड़ के रूप में बांटा गया, जैसा कि हमें पता है। तो मौर्य प्रशासन में जो प्रांत थे उनकी संख्या 5 थी। आइए देख लेते हैं यहीं से। बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। प्रांतीय प्रशासन। अब देखिए, ये उत्तरापथ पश्चिम उत्तर क्षेत्र की बात करता है। ये दक्षिणापथ जो आपकी सुवर्णगिरी की जो इसकी राजधानी है उसकी बात करता है। अवंती या अवंती राष्ट्र है वो उज्जैनी या सुवर्णगिरी के बारे में जानकारी देता है। और प्राची और प्राची जो मध्य भाग है, पूर्वी प्रदेश है, उसे मुख्य जो क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, पाटलिपुत्र के बारे में इसकी राजधानी बताता है। कलिंग की राजधानी तोसली बताई जाती है, जिसको उत्तरी केंद्र जोगड़ और धौली और जोगड़ के रूप में दक्षिणी केंद्र माना गया है। अब सवाल यहाँ उठता है कि भाई 4 तो अशोक ने बना दिए, 4 तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही था। इनके क्षेत्र वित्र आप नक्शे वक्शे में देखने की जरूरत नहीं, आप याद रखें। उत्तरापथ पश्चिम उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तक्षशिला में है। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी जो दक्षिण के अंदर अंदर आता है। अवंती या अवंती राष्ट्र उज्जैनी पश्चिम के सुवर्णगिरी वाले क्षेत्र को कहते हैं। प्राची या प्राची पाटलिपुत्र को कहते हैं। कलिंग तोसली को अभी नक्शा बना के बता दें कोई। तो अब क्या होता था, राजा होता था। अब राजा ने 5 जगहों पर या 5 क्षेत्रों को प्रांतों में बांटा हुआ था। अब ये जो प्रांत थे
इनके ऊपर राजा अपने घनिष्ठ या अपने जो रक्त के संबंध हुआ करते थे उन रक्त संबंध के ही लोगों को यहाँ पर राज करने के लिए या युवराज के लिए या जो युवराज होता था उनके उन्हीं को यहाँ पर राज दिया जाता था। हम देखते हैं बिंदुसार के समय सुशीम जो तक्षशिला में था और आपके अशोक जो है वो अवंती में था। तो हम देखते हैं कि इन प्रांतों में प्राय जो देखा गया था कि जो राजा बनने के जो गुण जिसके अंदर पाए जाते थे उनको ही यहाँ पर प्रांतीय प्रशासन के अंदर नियुक्त किया जाता था। तो प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख को हम प्रांतपति कुमार के नाम से जानते थे। उन्हें हम आर्यपुत्र के नाम से भी जानते थे, आर्यपुत्र के नाम से भी जानते थे और राष्ट्रिक के नाम से भी जानते थे। तो देखिए प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख के 3 नाम निकल के आए यहाँ से। कौन-कौन से नाम? कि साहब प्रांतपति कुमार, ये आपके सामने दिख रहा है। कौन सा है? कि प्रांतपति कुमार, फिर उसके बाद आर्यपुत्र और राष्ट्रिक भी इन्हें कहा जाता था। प्रांतों को हम चक्र के नाम से भी जानते हैं। प्रांतों को अगर दूसरा नाम देखें तो प्रांतों को चक्र के नाम से भी जाना जाता है, चक्र के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जैसा कि मैंने बताया। कौन सी? उत्तरापथ, पश्चिम उत्तर क्षेत्र में। जैसे मैं भारत का नक्शा आपको यहीं बना देता हूँ समझने के लिए बच्चों। ये भारत का नक्शा मानिए, ठीक है। तो ये उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है, उत्तर पश्चिम वाला भाग है, इसे हम उत्तरापथ कहते हैं, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। ये दक्षिण वाला क्षेत्र है, ये दक्षिण वाला क्षेत्र है, इसकी राजधानी आपको सुवर्णगिरी बताई गई है, सुवर्णगिरी बताई गई है। ये अवंती प्रदेश है, ये अवंती प्रदेश है जिसे पश्चिमी प्रांत कहते हैं। ये गुजरात वाले क्षेत्र और उज्जैन वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये हम यहाँ पर अवंती राष्ट्र या अवंती प्रदेश, अशोक का शासन यहाँ था, जिसे उज्जैनी या सुवर्णगिरी कहते हैं। प्राची या प्राची, ये प्राची या प्राची जो पाटलिपुत्र जो वर्तमान में बिहार वाला क्षेत्र है या पूर्वी यूपी वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंदर आता है। प्राची या प्राची मध्य प्रदेश, पूर्वी प्रदेश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और उसके अंत में जो देखते हैं हम यहाँ पर कलिंग, जो आपके 2 जगहों पर कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी और तोसली को 2 भागों में बांटा गया था, जोगढ़ और आपके धौली और जोगढ़ के रूप में, धौली और जोगढ़ के रूप में इसको बांटा गया था। तो ये प्रांतीय प्रशासन की बात है। प्रांतपति कुमार, आर्यपुत्र, राष्ट्रिक इनका नाम हुआ करता था। प्राय प्रांतों को चक्र कहते हैं। अभी देखेंगे हम, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। देखेंगे राजा, फिर देखेंगे हम प्रांत, फिर देखेंगे हम मंडल, मंडल के बाद देखेंगे आहार विषय जिला, आहार विषय जिला। उसके बाद स्थानीय, स्थानीय के प्रमुख को स्थानिक कहते थे। फिर द्रोणमुख, द्रोणमुख के बाद खारवटिक, खारवटिक के बाद संग्रहण, संग्रहण के बाद में आपके ग्राम। इस तरह से देखने का हम प्रयास करेंगे। वस्तुस्थिति में देखें तो आज भी वही चीजें हैं। प्रशासन देखें, भारतवर्ष जिसे हम यहाँ पर राजा कहते हैं, प्रांत जिसे हम यहाँ पर राज्य कहते हैं, प्रांत जिसे हम यहाँ पर राज्य कहते हैं, मंडल जिसे आज वर्तमान में कमिश्नरी का क्षेत्र कहते हैं, मंडल जिसे हम संभाग के स्तर में जानते हैं, वहाँ पर कमिश्नर प्रशासक लगता है। उसके बाद आहार विषय और जिला होते हैं, आहार विषय और जिला होते हैं। उसके बाद स्थानीय होते हैं, स्थानीय जिसे वर्तमान में एसडीएम बैठते हैं। उसके बाद द्रोणमुख जिसमें तहसीलदार, खारवट एक नायब तहसीलदार, संग्रहण और ग्राम जिसमें पटवारी और ग्राम सेवक होते हैं। कुछ इस तरह की व्यवस्था है। जो आपके आहार होता है या स्थानीय होता है उसे 800 गांवों के समूह में बांटते हैं। हम तसल्ली से इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रांत है। अब कुछ अर्ध स्वायत्त प्रांतों की भी चर्चा मिलती है, अर्ध स्वायत्त प्रांतों की भी चर्चा मिलती है। हम अर्ध स्वायत्त जो प्रांत है उनके बारे में चर्चा करेंगे अभी आपसे कि कौन कौन से अर्ध स्वायत्त प्रांत होते हैं। अर्ध स्वायत्त प्रांत जो हैं, जैसे कि गिरनार की बात करें, गिरनार एक अर्ध स्वायत्त प्रांत था। यहाँ पर राजा के ही घनिष्ठ मित्रों को यहाँ पर राज करने के लिए लगाया जाता था। कंभोज था, भोज था और यहाँ पर आटविक जो क्षेत्र थे, यानी कि गिरनार, कंभोज, भोज, गिरनार, कंभोज, भोज और आटविक जो क्षेत्र थे वो अर्ध स्वायत्त प्रांतों की श्रेणी में आते हैं। अभी देखेंगे हम यहाँ पर कौन से, गिरनार, कंभोज, भोज और आटविक। ये 4 ही हैं, अनुमान जो मिलता है 4 के आसपास है। गिरनार वाला क्षेत्र आपके सौराष्ट्र में है। कंबोज वाला जो क्षेत्र है वो आपके पाटलिपुत्र में है। भोज और आटविक वाले क्षेत्र हैं, ये मिलते हैं। अब देखते हैं आगे तसल्ली से कि हमने प्रांतीय प्रशासन को देखा। प्रांतीय प्रशासन को देखने के बाद में आगे चलते हैं, थोड़ी सी इनके हिरार्की को पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये फिलहाल अभी हम जब इसको हिरार्कियल ऑर्डर को देख लेंगे तब ये हमको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे
ये आपको देखने को मिला कि सर्वप्रथम राजा मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च स्थानीय सर्वोसर्वा कौन था कि साहब राजा था। ठीक है, जैसे कि वर्तमान समय में हमारे मोदी जी हैं, आप ऐसा मान के चलिए राजा था। ठीक है, राजा के बाद ये जो राजा का राज्य था या राज्य था वो कई प्रांतों में बटा हुआ था। जैसे हमने बताया आपके अवंती, दक्षिण, दक्षिणापथ, उज्जैनी, इस तरह के प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत के प्रमुख को हमने बताया कि कुमार कहा जाता था, आर्यपुत्र कहा जाता था। जैसा कि आपको बताया अभी, आर्यपुत्र या कुमार इनको कहा जाता था। फिर जो प्रांत होते थे, जैसे कि प्रांत कौन सा है, जैसे राजस्थान, जैसे कि एमपी, जैसे कि ये प्रांत थे। समझने की बात है, वर्तमान समय की तुलना नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद मंडल की बात करते हैं। अब राजस्थान में जैसे आ जाएं तो कोटा संभाग, जयपुर संभाग। तो ये संभागीय व्यवस्था, इसके हम प्रमुख को कमिश्नर कहते थे, कमिश्नरी कहते थे। ठीक है, कमिश्नरी कहते थे। फिर उसके बाद में हम मंडल के बाद में आहार विषय, और इसे ही वर्तमान समय में जिला कहते थे, ये जिला कहते थे। तो इसके प्रमुख को विषयपति या आहारपति कहते थे, विषयपति या आहारपति कहते थे। जैसे कि आप कोटा के अंदर बूंदी देख लीजिए, बारह देख लीजिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। सबसे पहले राजा था जो राज्य का सर्वोसर्वा कहलाता था। प्रांत थे, राज्य में जो प्रांत थे उनके प्रमुख को हम कुमार कहते थे या प्रांतीय कुमार कहते थे। या उसके बाद में जो या प्रदेष्टा कहा करते थे, या फिर उसके बाद सॉरी प्रदेष्टा नहीं, राष्ट्रिक कहा करते थे, राष्ट्रिक कहा करते थे, राष्ट्रिक कहा करते थे। उसके बाद मंडल जो है उसको हम मंडल के प्रमुख को प्रदेष्टा कहते हैं, मंडल के प्रमुख को प्रदेष्टा कहा जाता था। इसको हम कमिश्नरी क्षेत्र से भी जानते हैं, कमिश्नरी क्षेत्र से भी जानते हैं। मंडल जैसे वर्तमान में राजस्थान के राज्यों की बात करें तो जैसे 10 संभाग हैं, तो उस संभागों की व्यवस्था थी, संभागीय व्यवस्था थी। उसके बाद आहार विषय और जिला, आहार विषय और जिला जो था वो इसके अंदर देखने को हमें मिलता है। अब उसके बाद जो स्थानीय है, मतलब इस विषय को भी कुछ उसमें बांटे गए थे प्रशासनिक दृष्टि से। तो विषय जो जिसमें बटा था उसे हम स्थानीय कहते थे। अब यहाँ से शुरू होता है कि स्थानीय क्या है, द्रोणमुख क्या है, खारवटिक क्या है, संग्रहण क्या है और ग्राम क्या है। तो समझने का प्रयास करते हैं कि राजा प्रांत मंडल आहार, राजा प्रांत मंडल आहार, राजा प्रांत मंडल आहार, राजा प्रांत मंडल आहार। राजा राजा के अंदर काफ़ी चार पांच प्रांत थे, पांच प्रांत में कई मंडल थे। जैसे अभी हम मंडलों का भी देखेंगे कि जो आपके तोसली जो था, जो वो थी आपकी संपा मंडल की बात करें, कई मंडल के आए हैं इसके अंदर। जैसे कि संपा मंडल है वो तोसली में या कलिंग के अंदर स्थित था, संपा मंडल। कौशाम्बी मंडल पाटलिपुत्र में स्थित था, कौशाम्बी मंडल जो है वो पाटलिपुत्र में स्थित था। और इशिला मंडल नाम, जो तीन चार मंडलों के नाम आते हैं, इशिला मंडल जो है वो सुवर्णगिरी या दक्षिणी पथ में स्थित था। तो प्रांतों की बात करें तो ऐसे बहुत सारे मंडल थे, सॉरी प्रांतों के बाद जो मंडल थे उन मंडलों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। जो मंडल पाए गए हैं इन प्रांतों के अंदर, जो दो तीन मिलते हैं एनसीईआरटी में, उसे बोलते हैं संपा मंडल। संपा मंडल जो आपके तोसली में या कलिंग में था। कौशाम्बी मंडल, कौशाम्बी मंडल पाटलिपुत्र में था, कौशाम्बी मंडल पाटलिपुत्र में था। और ईसला मंडल, ईसला मंडल, ईसला मंडल जो आपके यहाँ पर सुवर्णगिरी में मौजूद था। तो मंडलों की संख्या भी बता दी, राजा बता दिया, प्रांत बता दिया, मंडल बता दिया। मंडल के प्रमुख को हम प्रदेष्टा कहते हैं, मंडल का जो प्रमुख है उसे हम प्रदेष्टा कहते हैं। और प्रांत के प्रमुख को हम कुमार, और उसके बाद आपके राष्ट्रिक, कुमार राष्ट्रिक या आर्यपुत्र, कुमार राष्ट्रिक या आर्यपुत्र कहते हैं। कुमार राष्ट्रिक, कुमार राष्ट्रिक, कुमार है, राष्ट्रिक है, राष्ट्रिक है या आर्यपुत्र है, आर्यपुत्र है। इस तरह से हम इसको कहते हैं। अब क्या करें, नाम है, इनको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमने राजा देखा, प्रांत देखा, पांच प्रांत देखे, प्रांत कई मंडलों में बटा हुआ था। हमने संपा मंडल देखा, ईसला मंडल देखा, कौशाम्बी मंडल देखा। संपला मंडल जो है आपके तोसली में, कलिंग में है। कौशाम्बी मंडल पाटलिपुत्र में है। ईसला मंडल सुवर्णगिरी में पाया गया है। इस प्रकार से हमने देखा। हमने यहाँ पर अर्ध स्वायत्त प्रांतों की भी जो चर्चा करने का काफ़ी अच्छा प्रयास किया कि बहुत सारे ऐसे थे, जैसे कि आपके गिरनार वाला क्षेत्र जो है वो आपके अर्ध स्वायत्त मंडल था। उसके बाद कंबोज भी अर्ध स्वायत्त मंडल था। गिरनार है, कंबोज है, भोज है, आटविक है। गिरनार, कंबोज, भोज, आटविक, गिरनार, कंबोज, भोज, आटविक अर्ध स्वायत्त मंडल थे। यहाँ पर भी राजा के घनिष्ठ मित्रों को लगाया जाता था। तो हमने तीन जो बात की है वो यहाँ पर की है कि राजा, प्रांत मंडल और आहार, यानी जिले तक हम पूछ चुके हैं। राजा, प्रांत, मंडल, आहार, इनको समझें।
सारी कहानी इन्हीं के ऊपर टिकी हुई है मौर्य प्रशासन की। इस क्रम को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। 4-5 बार आप इसको बोलेंगे, देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। राजा, प्रांत, मंडल, आहार। राजा, प्रांत, मंडल, आहार। राजा, फिर प्रांत, फिर मंडल, फिर आहार। जैसे कि भारतवर्ष, भारतवर्ष के बाद राज्य, जैसे कि राजस्थान, एमपी, यूपी। मंडल, राजस्थान के अंदर बात करें तो कोटा, जयपुर, और बहुत सारे जो 10 संभाग हैं उनको बोलते हैं। इसके प्रमुख को कमिश्नरी कहते हैं, मतलब ये कमिश्नरी व्यवस्था का एक पार्ट है। और मंडल के प्रमुख को प्रदेष्टा कहते हैं, मंडल के प्रमुख को प्रदेष्टा कहते हैं। आहार, विषय और जिला। आहार, विषय और जिला, इसके प्रमुख को विषयपति या आहारपति कहा जाता है। यानी कि आहार, विषय और जिले को, इसके प्रमुख को विषयपति या आहारपति कहा जाता है। उसके बाद ये व्यवस्था जिले तक आती है। जिला जो है उसके बाद कई भागों में बटा हुआ होता है। तो अब जो व्यवस्था है उसे कहते हैं स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक और संग्रहण। स्थानीय, द्रोणमुख, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक और संग्रहण और ग्राम। देखिए, ग्राम अपने आप में सबसे राजस्व की सबसे छोटी इकाई थी, जहाँ पर ग्रामणी के माध्यम से ही शासन चलाया जाता था। ग्रामणी अपने आप में निर्वाचित व्यवस्था थी और अपने निर्णय लेने के लिए ये स्वतंत्र थे। और साथ ही साथ इनको ग्राम वृद्धा परिषद का भी सहयोग लेना पड़ता था। जो गांव में जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो ग्राम वृद्धा परिषद के सदस्य हुआ करते थे। तो ग्राम हमने देख ली। अब यहाँ पर स्थानीय कितने गांवों के समूह को स्थानीय कहते हैं, पहला ये समझेंगे। फिर द्रोणमुख, कितने गांवों के समूह को द्रोणमुख कहते हैं। संग्रहण, कितने गांव के समूह को कहते हैं। और ग्राम आपको व्यवस्था बता रहे हैं। तो जो आहर है, जिला है, उसे स्थानीय, द्रोणमुख, सार्वटिक और संग्रहण में बांटा गया है। तो स्थानीय यानी कि 800 गांवों के समूह को 800 गांवों के समूह को स्थानीय कहा जाता था। यानी कि एक जिले के अंदर जो 800 गांव हुआ करते थे उनको स्थानीय। हो सकता है 1600 गांव हो, 1800 गांव हो, सॉरी 1600 हो, 2400 हो, जो भी हो, लेकिन जितने भी 800 गांवों का समूह होता था उसके प्रमुख को स्थानिक कहा जाता था। उसके प्रमुख को स्थानिक कहा जाता था। जो स्थानीय है, जो 800 गांवों का समूह है, सीधा पूछता है कि स्थानीय है, 800 गांवों का समूह है, उसके प्रमुख को स्थानिक कहा जाता है, स्थानिक कहा जाता है। द्रोणमुख जो है उसके प्रमुख को द्रोणमुख जो है वो 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहते हैं। 400 गांवों का जो समूह है, 400 गांवों का जो समूह है उसे द्रोणमुख कहते हैं। 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहते हैं। 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहते हैं। 200 गांवों के समूह को खारवटिक कहते हैं। 200 गांवों के समूह को खारवटिक कहते हैं। देखिए, कहते हैं जहाँ लगता है उसे याद ही किया जाता है, तो आपको इसको याद ही करना है। तो खारवटिक 200 गांवों के समूह है। खारवटिक 200 गांवों का समूह है। संग्रहण जिसके अंदर 10 ग्राम होते हैं, संग्रहण जिसके अंदर 10 ग्राम होते हैं, 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहते हैं। फिर पढ़ देता हूँ कि 10 गांवों के समूह को संग्रहण कहते हैं। 10 गांवों के समूह को संग्रहण कहते हैं। 10 गांवों के समूह को संग्रहण कहते हैं। 200 गांवों के समूह को खारवटिक कहते हैं। 200 गांवों के समूह को खारवटिक कहते हैं। 200 गांवों के समूह को खारवटिक कहते हैं। उसके बाद 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहते हैं। 400 ग्राम के समूह को द्रोणमुख कहते हैं। 400 ग्रामों के समूह के वाले क्षेत्र को हम द्रोणमुख कहते हैं। 400 गांवों के क्षेत्र के समूह को हम द्रोणमुख कहते हैं। और 800 गांवों के क्षेत्र के समूह को हम स्थानीय कहते हैं। इसके प्रमुख को स्थानिक कहा जाता है। ये व्यवस्थाएं थी। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दो चीज़ों की बात की जाएगी, स्थानिक और लेखपाल। जो स्थानिक स्थानिक और गोप की बात करेंगे। जो गोप है वो यहाँ पर संग्रहण के समय दो, एक तो होता है गोप, एक होता है आपके स्थानिक। यहीं से समझने का प्रयास करते हैं। ये इसी जगह पर कार्य करते थे। तो गोप जो है वो सारा लेखपाल संबंधित या लेखा जोखा संबंधित, जन्म मृत्यु संबंधित या फिर जनगणना संबंधित ये काम किया करता था। कौन? गोप। जो संग्रहण में होता था, राजस्व प्रशासन, संग्रहण वाले क्षेत्र के अंदर 10 गांवों के क्षेत्र में जो अधिकारी था उसे हम गोप कहते थे। वस्तुतः गोप यहाँ भी काम करता था, यहाँ भी काम करता था, यहाँ भी काम करता था और यहाँ भी काम करता था, लेकिन हम उसे संग्रहण वाले क्षेत्र में बताते हैं निचले स्तर पर। इस संग्रहण वाले क्षेत्र में 10 गांवों के समूह पर अधिकारी बैठता था जिसे हम गोप कहते थे। गोप का काम था लेखपाल संबंधित कार्य करना, लेखा जोखा रखना, जन्म मृत्यु संबंधित चीज़ों को रखना और जनगणना संबंधित चीज़ों का कार्य करना। इसके साथ ही दूसरे अधिकारी की बात करें कि साहब दूसरा अधिकारी कौन था, कि यहाँ पर स्थानिक था। स्थानिक कर संग्रहण का कार्य करता था। कर संग्रहण का कार्य करता था।
तो स्थानिक दो दो अधिकारी आपके कंप्लीट हुए, स्थानिक और गोप। ठीक है, स्थानिक और गोप। अब जो युक्त की बात करेंगे, वो युक्त भी जो है मौर्य प्रशासन के अंदर अशोक के द्वारा युक्त किया जाता था। आगे हम देखेंगे इसका कार्य क्या है। प्रादेशिक विषयपति, विषयपति हमने आपको बता दिया, जो वर्तमान समय में आपके जिले हैं। आहारपति है, वो कहते हैं समाहर्ता, महामात्य, और उसके बाद में आपके प्रांतपति और राजा। तो इसको देखने का प्रयास हम तसल्ली से जब इसको पूरा पढ़ लेंगे कि कौन कौन किधर किधर घूम रहा है, तब इसको क्रम से याद करेंगे तसल्ली से। तो देखेंगे, हमने देख लिया स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण, ग्राम। मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन क्या क्या था। देखिए, राजा, राज्य का सर्वोसर्वा, बात खत्म। उसके कुछ 5 प्रांत थे। यहाँ पर प्रांतों के प्रमुख को कुमार कहा जाता था। कुमार के साथ साथ आर्यपुत्र कहा जाता था या राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रांत जो है कई मंडल में बटे हुए होते थे। मंडल के प्रमुख को हम प्रदेष्टा कहते थे। मंडल के प्रमुख को हम प्रदेष्टा कहते थे। उसके बाद मंडल जो है वो कई आहार, विषय और जिले में बटा हुआ था। आहार, विषय और जिले में बटा हुआ था, जिनके प्रमुख को विषयपति या आहारपति कहा जाता था। आहार जो है कई स्थानीय क्षेत्रों में बटे हुए थे। स्थानीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? जो 800 गांवों के समूह को हम स्थानीय कहते हैं। 800 गांवों के समूह को हम स्थानीय कहते हैं। इसके प्रमुख को स्थानिक कहते हैं। उसके बाद जो है स्थानीय के बाद में है द्रोणमुख। कई जो स्थानीय है कई द्रोणमुखों से मिलके बना होता था। द्रोणमुख 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था। 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था। द्रोणमुख कई खारवटिक में बटा हुआ था। खारवटिक जो है वो 200 गांवों का समूह कहलाता है। खारवटिक जो है वो 200 गांवों का समूह कहलाता है। संग्रहण, जो खारवटिक है वो कई संग्रहण वाले क्षेत्र में बटा हुआ था। संग्रहण जो है वो 10 गांवों का समूह था, 10 गांवों का समूह था। और जो ग्राम है वो एक स्वतंत्र, जो आपकी अंतिम इकाई थी प्रशासन की, वो ग्राम थी। इसके प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। और ये ग्राम वृद्धा परिषद के सहयोग के साथ में काम किया करती थी। यहाँ तक आपको समझने की बात है। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ से थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो अभी आपको चार्ट समझाया, उस चार्ट के ही इबारत इसके अंदर लिखी गई है। और अब समझने में हमने काफ़ी इसके अंदर प्रयास कर लिया है, तो अब मैं समझता हूँ आराम से पढ़ देंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार, आर्यपुत्र, ठीक है, आर्यपुत्र के पदाधिकारी के द्वारा या इन नाम के पदाधिकारियों के द्वारा चलाया जाता था, जैसा कि हमने देखा। इसको छोड़ें। हाँ, ये तो वही है कि जो प्रांत और आहार, जो प्रांत जो है वो कई मंडल में बढ़ते थे। मंडल के बाद में आहार में बढ़ते थे। आहार के प्रमुख को आहारपति या विषय या जिले के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक प्रांत में अनेक मंडल होते थे, जैसा कि हमने बताया कि प्रत्येक प्रांत जो थे, प्रत्येक प्रांत में अनेक मंडल देश होते थे, जिनकी तुलना वर्तमान में कमिश्नरियों से की जाती थी। मंडल का प्रमुख प्रदेष्टा कहलाता था। मंडल का प्रमुख प्रदेष्टा कहलाता था, जिसके अशोक के अभिलेखों में प्रादेशिक की संज्ञा दी गई है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझ लें। देखिए, मैं एक एक लाइन को पढ़ देता हूँ और फिर उस चार्ट में भी आपको देख के बताऊंगा, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मंडल का प्रमुख जो है वो प्रतिष्ठा होता था, जिसे अशोक के अभिलेखों में प्रादेशिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में प्रादेशिक कहा गया है, यानी कि प्रतिष्ठा को ही अशोक के अभिलेख में प्रादेशिक कहा गया है, जो मंडल में बैठता था। तो प्रतिष्ठा जो है उसी का नाम प्रादेशिक है अशोक के अभिलेख में। उसके बाद देखेंगे प्रतिष्ठा मंडल के अधीन विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्यों का निरीक्षण करता था। ये जो प्रतिष्ठा है, ये यानी कि मंडल में बैठने वाला अधिकारी जो प्रतिष्ठा है या कमिश्नर है या प्रादेशिक है, वो मंडल के अधीन विभिन्न विभाग, जो मंडल के अधीन विभिन्न विभाग थे, समझेंगे। अभी वापस मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, फिर प्रत्येक लाइन को जोड़ते हुए समझाते हुए पढ़ाऊंगा, क्योंकि जरूरी है प्रशासन ढंग से पढ़ना। कि प्रदेष्टा मंडल के अधीन विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्यों का निरीक्षण करता था और अपनी रिपोर्ट समाहर्ता को देता था। समाहर्ता हमने बताया कि जो टैक्स कलेक्शन करने वाला अधिकारी है वो समाहर्ता होता था। और समाहर्ता मैंने बताया कि आपको मंत्रिण होता था। मंत्री परिषद से निकलने के 3-4 मंत्री जो बनते थे, उसमें समाहर्ता भी एक मुख्य मंत्री है। प्रत्येक मंडल अनेक जिलों में होते थे, जिसे आहार विषय बोला जाता था, जिसका प्रमुख अधिकारी विषयपति या आहारपति होता था। एक जिले में कई स्थानीय होते थे। प्रत्येक स्थानीय के अधीन 800 ग्राम होते थे। बात क्लियर है? ठीक है, आइए देखते हैं, है ना। एक स्थानीय 2 द्रोणमुख में बटे हुए थे। एक द्रोणमुख में 2 खारवटिक और एक खारवटिक में 20 संग्रहण, वो आपको बता दिया 10 गांवों का समूह। इन संस्थाओं के प्रधान न्यायिक कार्यकारी राजस्व संबंधी अधिकारी का उपभोग करते और युक्त संज्ञक अधिकारी
इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको तसल्ली से बता दिया है, नोट्स आपको डाल दिए जाएंगे कि टाइपराइटर ने काफ़ी कुछ लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं है। संग्रहण का प्रधान अधिकारी गोप था, जैसा मैंने अभी बताया आपको, संग्रहण का प्रधान अधिकारी गोप था। और उसके बाद में जनगणना का कार्य किया करता था। प्रत्येक संग्रहण के अधीन 10 ग्राम होते थे। जिले और ग्राम के मध्य स्थानिक और गोप नाम के अधिकारी, गोप नाम है सॉरी, नाम के अधिकारी होते थे। स्थानिक का प्रमुख कार्य ग्रामों से भू राजस्व एकत्रित करना था तथा इसके साथ ही लेखन का कार्य गोप करते थे, जैसा कि मैंने बताया। मेगास्थनीज जिले के अधिकारियों को एग्रोनोमी, ये आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात जो मैंने वीडियो में बतानी थी वो पहले बता दी है। फिर भी मैं आपको एक एक बार में तब तसल्ली से इसका जो चार्ट है वो हम बताएंगे। देखिए, ये सब चीज़ें आपके समक्ष जो है रटने पर और सब बल देती है, समझने का तो मैंने इसके अंदर काफ़ी प्रयास किया है और आपको समझा। 1 मिनट लेंगे। हम्म आइए, अब तसल्ली से पानी वानी पी लिया है, अब तसल्ली से देखते हैं, एक एक लाइन को वापस चार्ट के साथ जोड़ते हुए पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। प्रांतों के शासन राजवंशीय जो राजा हुआ करता था, राजा का पुत्र या राजा के घनिष्ठ होते थे, उन्हें हम कुमार आर्यपुत्र या राष्ट्रिक, कुमार आर्यपुत्र या राष्ट्रिक नामक पदाधिकारियों द्वारा किया जाता था। ठीक है। प्रांत आहार या विषय में विभक्त थे जो विषयपति के अधीन होते थे। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। प्रत्येक प्रांत में अनेक मंडल होते थे जिनकी तुलना वर्तमान कमिश्नरियों से की जाती है। ठीक है, अभी बताते हैं। मंडल के प्रमुख को प्रतिष्ठा कहते हैं, जिसे अशोक के अभिलेख में प्रादेशिक की संज्ञा दी गई है। अब ये 1 2 3 4 लाइनों को फिट करते हैं उसमें। जैसे कि बताया कि राजा था, राजा सर्वसर्वा था। राजा के अधीन 5 प्रांत थे, जैसा कि हमने बताया। प्रांतों के प्रमुख को कुमार आर्यपुत्र या राष्ट्रिक की संज्ञा दी गई है। प्रांत जो है मंडल में बटे हुए थे। जो मंडल है उस मंडल को हमने अभी थोड़ी देर के पहले बताया कि जो मंडल है वो कमिश्नरी व्यवस्था के तरह आते थे। मंडल के प्रमुख को प्रदेष्टा कहते हैं और मंडल के प्रमुख को प्रदेष्टा कहते हैं, और अशोक ने इसी प्रदेष्टा को प्रादेशिक कहा है। प्रादेशिक कहा है। ठीक है, ये प्रादेशिक कहा है। राजा हो गया, प्रांत हो गया, मंडल हो गया, आहार हो गया, पहले ही बताया, अब पढ़ के बता रहा हूँ। उसके बाद में आहार जो है, कई मंडल जो है वो आहारों में बटे होते थे। विषयों में विषयपति इनके आहारपति या विषयपति कहता था। तो पहली लाइन मैंने बताया कि प्रांतों की सबसे छोटी इकाई जो है वो इकाइयों में विभक्त हुआ करती थी। उसके बाद में ये राजा, प्रांत, मंडल, आहार, विषय और स्थानिक। अब 3 लाइनें आपको समझा दी, अब 3 लाइनें और समझते हैं। आइए आगे क्या कह रहा है। ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। मंडल के प्रमुख को प्रदेष्टा कहते हैं, जिसे अशोक के अभिलेख में प्रादेशिक कहा है। प्रदेष्टा मंडल के अधीन, अब ये जो प्रदेष्टा है ये मंडल के अधीन कई विभागों के अध्यक्षों के कार्य का निरीक्षण करता था और स्वयं समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी था। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर बात है। प्रत्येक मंडल अनेक जिलों में होते थे, जिसे आहार या विषय बोला जाता था, जिसके प्रमुख अधिकारी को विषयपति या आहारपति कहा जाता था। यहाँ तक की बात क्लियर। एक जिले में कई स्थानीय होते थे। अब जिले के तक अंदर की बात आ रही है, तो एक जिले के अंदर कई स्थानीय होते थे, इनके प्रमुख को स्थानिक कहा जाता था और 800 ग्रामों के समूह को यहाँ पर स्थानीय कहा जाता है। कई स्थानीय जो हैं वो द्रोणमुख में बटे हुए होते थे। तो 400 गांवों का समूह है उसे हम द्रोणमुख कहते हैं, 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहते हैं। कई द्रोणमुख जो है वो खारवटिक में बटे हुए होते थे। कई जो द्रोणमुख हैं वो खारवटिक में बटे हुए होते हैं। एक द्रोणमुख कार्वटिक में बटे होते हैं। कार्वटिक आपके 400 गांवों के समूह को कहते हैं। उसके बाद में संग्रहण है, जिसे हम 10 गांवों के समूह। यहाँ तक की बात आप समझने में आ गई है आपको। आप वापस चलते हैं उसके ऊपर तसल्ली से कि देखिए, आहार विषय, इसके प्रमुख को विषयपति, आहार या जिला कहते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, आहार हो गया, विषय हो गया या जिला हो गया। देखिए, मैं जान इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि सवाल बनते हैं। इसके विषय को विषयपति या आहारपति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्थानीय, स्थानीय के प्रमुख को स्थानिक कहते हैं, 800 ग्रामों के समूह कहते हैं। उसके बाद द्रोणमुख, इसको 400 गांवों के समूह को कहते हैं, यही लैंग्वेज कह रही है। और खारवटिक जो है वो 200 ग्राम के समूह को खारवटिक कहते हैं। संग्रहण जो है वो 10 ग्राम के समूह कहते हैं। इन संग्रहण के ऊपर 2 अधिकारी बता दिया आपको,
पहला बता दिया गोप, ठीक है। दूसरा बता दिया आपको यहाँ पर स्थानिक, ये स्थानिक, गोप और स्थानिक। स्थानिक का काम कर वसूलना था, ये आपको बताया, यही लैंग्वेज अब दोबारा आएगी। गोप का कार्य लेखपाल संबंधित कार्य करता था, जन्म मृत्यु संबंधित कार्य करता था, जनसंख्या संबंधित काम करता था। यही चीजें वहां पर लिखी हुई है, आ जाइए वहां पर। स्थानीय प्रमुख, हाँ, संग्रहण का प्रधान अधिकारी गोप था, अभी लिखा मैंने, संग्रहण का प्रधान अधिकारी गोप था। ये जनगणना का कार्य करता था, यानी गोप जो है वो जनगणना का कार्य करता था। प्रत्येक संग्रहण के अधीन 10 ग्राम होते थे, सिंपल सी बात है। जिला और ग्राम के मध्य स्थानिक और गोप नाम के अधिकारी थे, ये बात सही है। अभी बताया कि जो स्थानिक होते थे उसमें मतलब सॉरी, स्थानीय जो होते थे, संग्रहण जो होता था उसके अंदर स्थानीय और गोप नाम के, संग्रहण के अंदर गोप या स्थानिक नाम के अधिकारी होते थे। स्थानिक का प्रमुख कार्य ग्रामों से भू राजस्व एकत्रित करना था, अभी बता दिया मैंने आपको। मेगास्थनीज जिले के अधिकारियों को एग्रोनोमाई कहता है, अलग हट के बात है, एग्रोनोमाई, एस्ट्रोनोमाई, ये सब बातें आएंगी। ये जिले के ग्रामीण क्षेत्र के मार्ग निर्माण का प्रमुख अधिकारी था। देखिए यहाँ पर लीक से हटकर बात है, लेकिन फिर भी इसको यहीं कर लेते हैं। कह रहा है कि मेगास्थनीज ने कहा है कि जिले में एक अधिकारी था, उसका नाम था एग्रोनोमाई। एग्रोनोमाई अधिकारी जिले के अंदर क्या काम करता था, ये जिले में ग्रामीण क्षेत्र से मार्ग निर्माण का प्रमुख अधिकारी था। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मार्ग का निर्माण करता था, उसके चारों तरफ पेड़ पौधों की व्यवस्था लगाने का काम करता था, उसे बोलते थे एग्रोनोमाई। ये वनों के कर्मचारियों का उल्लेख करता है, जो जिले में विभिन्न विभागों का सृजन करता है। मतलब वो एग्रोनोमाई सड़क वड़क बनाने का काम है, जंगल वंगल लगाने का काम है, ये वाली बात बता रहा है। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिसका अध्यक्ष ग्रामणी होता था, मैंने आपको बताया तसल्ली से। ग्रामणी ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित होता था, हमने बताया ग्रामणी जो है एक निर्वाचित व्यवस्था है, यानी कि निर्वाचन के द्वारा ही यहाँ पर जो आपका ग्रामणी है वो बनता था। ये वेतनिक अधिकारी नहीं था, इसे वेतन नहीं मिलता था, यानी कि मौर्य प्रशासन में जो ग्रामणी है वो निर्वाचित होता था, परंतु इसे वेतन नहीं मिलता था। अर्थशास्त्र के अनुसार ग्रामणी ग्राम वृद्ध परिषद की मदद से, जैसा कि मैंने बताया, ग्रामणी जो है ग्राम वृद्धा परिषद की मदद से ग्राम का शासन चलाता था। इन ग्राम वृद्ध परिषद में, इस जो ग्राम वृद्ध परिषद है, ग्राम के प्रमुख जो मतलब वो एक गांव के जो प्रमुख लोग हुआ करते थे, वृद्ध लोग हुआ करते थे, उनके निर्णय के साथ ही ये ग्रामों में प्रशासन चलता था। ये सारी बात जो है मैंने आपको तसल्ली से 2 या 3 बार 4 बार बोल के या समझा के बता दी है। राज्य सामान्यतः ग्रामों के शासन में हस्तक्षेप ना के बराबर करता था। जरूरी है ये चीज़ें बताना। और अब इसको एक क्रम के ऊपर सवाल पूछा जाता है, इस क्रम को हम थोड़ा सा याद करते हैं। सबसे निचले स्तर पर गोप और उच्च स्तर पर राजा था, यहाँ तक की बात क्लियर है। सबसे निचले स्तर पर गोप और सबसे उच्च स्तर पर राजा था। तो स्थानिक, जैसे कि मैंने बताया, गोप, गोप के आगे स्थानिक, स्थानिक के आगे युक्त, युक्त के बाद प्रादेशिक, प्रादेशिक के बाद विषयपति, विषयपति के बाद समाहर्ता, समाहर्ता के बाद महामात्य, महामात्य के बाद प्रांतपति, प्रांतपति के बाद राजा। मैं समझता हूँ अगर आपको ये चीज़ अच्छी तरह से जो मैंने बताई है वो याद है, तो इस क्रम को पढ़ने में और समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब स्थानीय प्रशासन की बात कर लेते हैं। बातें वही घूम घूम के आएंगी, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। सॉरी, नगर प्रशासन की, स्थानीय प्रशासन इसके अंदर हो गया, गोम नियंत्रण वगैरह ही हो गया। अब हम नगर प्रशासन की बात, थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ। सबसे पहले तो जब नगर प्रशासन की हम बात करने जा रहे हैं, तो 2 4 बातें कर लेते हैं। तो रट्टाफिकेशन भी बहुत हो गया और समझना भी थोड़ा हो गया, तसल्ली ले लेते हैं। पहली बात तो ये है कि नगर प्रशासन सीधा राजा या केंद्र के अधीन काम करते थे। नगर क्यों थे? नगर इसलिए थे कि जो व्यापार वाणिज्य के केंद्र हैं या आम जनता के लिए सुविधाएं बाज़ारों में उपलब्ध होती थी, या हम देखें वर्तमान समय में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वाले जो काम हैं, उस समय पूरे प्रशासन में नगर प्रशासन के रूप में थे। नगर प्रशासन में उद्योग धंधों का काम होता था, विदेशी वगैरह यहाँ पर आया करते थे। कई प्रकार के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि के पंजीकरण संबंधित कार्य यहाँ होते थे।
व्यापार वाणिज्य के केंद्र यहाँ पर संचालित किए जाते थे, और जो इकाइयाँ थी जो विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण किया करती थी, वो भी नगर प्रशासन से जुड़ी हुई। करों को लगाने की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र हमने अभी देखा गोप के बारे में, स्थानिक के बारे में, इस प्रकार से ही नगर प्रशासन की चर्चा हमें मौर्य साम्राज्य में मिलती है। और जब संकेंद्रण जहाँ पर होता है तो वहाँ पर व्यवस्थाएं पैदा करनी पड़ती है, और जब व्यवस्थाएं पैदा करनी पड़ती है तो एक प्रशासन का रोल वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर नगर प्रशासन की चर्चा करने से पहले हमें मेगास्थनीज के बारे में जानना होगा, क्योंकि सर्वाधिक जो अ, नगर के बारे में या जो शहरीकृत क्षेत्र या नगर प्रशासन के बारे में बात की है, वो मेगास्थनीज के माध्यम से ही की है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि भाई किस प्रकार से व्यापार वाणिज्य उद्योग धंधे, विदेशियों का आना, विनिर्मित वस्तुओं का बनना जाना, और किस प्रकार से कौटिल्य ने भी अपने विचार रखे, किस प्रकार के अधिकारी यहाँ पर नियुक्त होते थे, किस प्रकार से अशोक ने इसको और सुदृढ़ किया, इन सबको देखने का प्रयास करते हैं। आइए मैं पढ़ता हूँ। मेगास्थनीज ने मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन जो था, बता दिया मैंने कारण आपको, नगर प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल था, 30 सदस्यों की समिति थी। नगर प्रशासन में भी 30 सदस्य थे, और आपके सैन्य प्रशासन में भी 30 सदस्य थे। तो ये 30 सदस्य थे, उनके काम करने के तरीके के खाते ये 6 समिति के माध्यम से काम किया करते थे। इनकी प्रत्येक समिति में संख्या 5 हुआ करती। अब लोग बाग यहाँ पर आते थे तो क्या काम होता था कि कोई उद्योग और शिल्प से संबंधित मामला है तो वो इस प्रकार की प्रथम समिति देखती थी। कोई क्रम हम पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन प्रथम समिति का काम था कि उद्योग एवं शिल्प से संबंधित चीज़ों को देखने का। द्वितीय समिति थी तो विदेशियों की देखरेख में लगी हुई होती थी। तो व्यापार वाणिज्य का केंद्र था, आसपास के विदेशी क्षेत्र के लोग यहाँ आया करते थे, तो यहाँ पर विदेशियों के देखरेख के लिए ये समिति थी, विदेशियों के देखरेख के लिए द्वितीय। तीसरी समिति जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित थी, कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित काम करती थी। चतुर्थ समिति थी व्यापार और वाणिज्य से संबंधित थी, चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य से संबंधित थी। पांचवी समिति जी थी वो निर्मित और विनिर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी, निर्मित और विनिर्मित वस्तुओं के विक्रय का आपका निरीक्षण करती थी। छठी समिति बिक्री कर वसूल करके अपना काम करती थी, या बिक्री कर को वसूल करने वाली संबंधित समिति यहाँ पर ये थी। कोई आपको ध्यान नहीं रखना, प्रथम द्वितीय द्वितीय मैंने आपको कहानी अभी 2 या 3 मिनट में बता दी। कोई कहानी है कि भाई उद्योग धंधे से संबंधित काम थे, विदेशी आते थे, व्यापार वाणिज्य वाला काम था, जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र बना करते थे, व्यापार वाणिज्य संबंधित बात होती थी, विनिर्मित वस्तुओं निर्मित वस्तुओं के ऊपर शुल्क जो लगता था उसको लेते थे और काम करते थे। ये समितियाँ थी। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन की 30 सदस्यों समिति का मंडल बताया। 6 समितियाँ थी, 5 सदस्य थे एक समिति में। कौटिल्य ने नगर प्रशासन के लिए नागरक का उल्लेख किया है कि नगर प्रशासन जो है वो नागरक के माध्यम से किया जाता था। गोप तथा स्थानिक उसकी सहायता करते थे। जैसा मैंने बताया, गोप ग्रामीण क्षेत्र में या स्थानिक जो है आपके मतलब संग्रहण वाले क्षेत्र के अंदर, गोप और स्थानिक जो है वो शहरी क्षेत्र में आकर इनकी व्यवस्था करते थे। रक्षण नाम का एक अधिकारी है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। रक्षण रक्षण क्या काम करता था? नगर में अनुशासन रखने। इतने सारे लोग आ चुके हैं, व्यापार वाणिज्य हो रहा है, जन्म मृत्यु संबंधित बातें की जा रही है इसके अंदर, तो इनको जब अत्यधिक मात्रा में व्यापार वाणिज्य होता है तो आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। उस आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए मौर्य प्रशासन में शहरी क्षेत्र में या नगर प्रशासन के अंदर जिस पुलिस व्यवस्था के लिए अधिकारी लगाया गया था उसे हम रक्षण कहते हैं, रक्षण कहते हैं, रक्षण कहते हैं। पूछ लेगा। अशोक ने युक्त नाम के अधिकारी की नियुक्ति की। ये केंद्र और स्थानीय केंद्र और स्थानीय शासन के बीच संपर्क की कड़ी थी। हम देखते हैं युक्तों की नियुक्ति करता है अशोक। देखते हैं अशोक ने युक्त की नियुक्ति केंद्र यानी खुद के वहां से, और स्थानीय आपने देखा था अभी स्थानीय उसके बीच में एक अधिकारी लगाया, उसे हम युक्त कहते हैं। अशोक ने युक्त नाम के अधिकारी की नियुक्ति की जो केंद्र और स्थानीय के मध्य संवाद बिठाने का काम करता था। ये नगर प्रशासन हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। अब मेगास्थनीज ने सीधा सीधा सवाल आता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज ने कुछ अधिकारियों के नाम बताए, कुछ जो अधिकारी थे के नाम बताए। एस्ट्रोनोमाई नगर अधिकारी, एस्ट्रोनोमाई नगर अधिकारी के नाम से जाना गया। सीधा पूछता है एस्ट्रोनोमाई का क्या अर्थ है?
एस्टोनोमाई का अर्थ है कि जो नगर अधिकारी हो, एस्टोनोमाई कहलाता है नगर अधिकारी, एस्टोनोमाई नगर अधिकारी, एस्टोनोमाई नगर अधिकारी। उसके बाद एग्रोनोमाई, जिले में सड़क या भवन निर्माण के लिए, अभी थोड़ी देर पहले लाइन आई थी कि एग्रोनोमाई, एग्रोनोमाई अधिकारी जो है वो जिले में सड़क और भवन निर्माण के लिए एग्रोनोमाई अधिकारी, एग्रोनोमाई अधिकारी का शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनानी स्रोतों से यूनानी स्रोतों से पता चलता है कि 3 प्रकार के अधिकारी और थे। मेगास्थनीज ने 2 कहे, एस्ट्रोनोमाई नगर अधिकारी, एग्रोनोमाई जिले और सड़क भवन निर्माण का अधिकारी। अब एंटीनोमाई नगर आयुक्त, ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन एंटीनोमाई नगर आयुक्त, एंटीनोमाई नगर आयुक्त, एंटीनोमाई नगर आयुक्त, एंटीनोमाई नगर आयुक्त, एंटीनोमाई नगर आयुक्त। यहाँ पर मैं फिर बोल बोल के आपको याद दिलाऊंगा कि एस्टोनोमाई यहाँ पर नगर अधिकारी, किसने कहा? मेगास्थनीज ने कहा। एस्टोनोमाई, एस्टोनोमाई, एग्रोनोमाई, एस्टोनोमाई, एग्रोनोमाई, एस्टोनोमाई, एग्रोनोमाई। एस्टोनोमाई नगर अधिकारी, एग्रोनोमाई जिले में सड़क भवन निर्माण वाला अधिकारी। यूनानी जो स्रोत है उसमें एंटोनोमाई, एंटीनोमाई, एंटीनोमाई नगर आयुक्त, एंटीनोमाई नगर आयुक्त को एंटीनोमाई कहा गया है, नगर आयुक्त को एंटीनोमाई कहा गया है। एग्रोनोमाई ये जिले में, तो जिले अधिकारी जो मार्ग निर्माण का, यही बात मिलता है। और तीसरा मिलता है सैनिक। अब यहाँ पर अशोक के द्वारा राजूकों की नियुक्ति की गई। क्यों की गई? क्योंकि प्रशासन थोड़ा जटिलता लेने लग गया था, आसूचना तंत्र को मजबूत करना था, गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत करना था, टैक्सेशन की प्रणाली को अच्छा बढ़ाना था, न्याय से संबंधित क्षेत्र को अच्छे से चलाना था। इसलिए यहाँ पर राजूकों की नियुक्ति को देखने को मिलती है। अब राजूक क्या काम करता था वो देखते हैं। यानी कि वर्तमान समय में जो हमारे कलेक्टर साहब काम करते हैं, वर्तमान समय में जो हमारे कलेक्टर साहब काम करते हैं, वही काम यहाँ पर उस समय मौर्य प्रशासन में राजूक का था, राजूक का था। ग्रामीण क्षेत्र की देखभाल करने हेतु, ठीक है, कर संग्रह करने हेतु और न्यायिक शक्तियों युक्त ये अधिकारी था। तो राजूक जो है उसको 2 पावर दी गई थी। पहली पावर कि आप टैक्स का कलेक्शन कीजिए, और दूसरी आप जिले में जो न्यायिक व्यवस्था है उनको देखने का भी काम करेंगे। कब नियुक्ति की गई? कि संभवतः राज्याभिषेक, किसके राज्याभिषेक? कि अशोक के राज्याभिषेक के 27वें वर्ष बाद, अशोक के राज्याभिषेक के 27वें वर्ष बाद इसकी राजूक की नियुक्ति की गई थी। राजूक आधुनिक जिला अधिकारी या जिला कलेक्टर जैसी स्थिति का अधिकारी होता है। बात खत्म। जो राजस्व के साथ साथ न्यायिक कार्य भी करता है। राज्याभिषेक के 27वें वर्ष में और 26 वर्ष बाद इनको न्यायिक और दंडात्मक अधिकार सौंपे गए, न्यायिक और दंडात्मक अधिकार सौंपे गए। ऐसा कहने की बात है कि न्यायिक और दंडात्मक अधिकार इनको 27वें वर्ष में सौंपे गए अशोक के राज्याभिषेक। सड़कों पर जल और कीचड़ फेंकने या एकत्र करने पर पंको तक सन्नी रोदे, ये आरएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक, अगर आपने मौर्य प्रशासन में सड़क पर कीचड़ डाल दिया तो आपके ऊपर एक कर लगाया जाएगा या जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे हम पंको दक सन्नी रोदे, पंको दक सन्नी रोदे, पंको दक सन्नी रोदे 2013 में या उससे पहले किसी में आया है, पंको दक सन्नी रोदे। ये सब बात आपने कर ली है। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सैन्य व्यवस्था की। तसल्ली से पढ़ते हैं। सैन्य व्यवस्था में भी वही है, नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन लगभग समान सा है, बस थोड़े से शब्दों को देखना होता है। सेना के संगठन हेतु प्रत्यक्ष से सैन्य विभाग था। सेना के, क्योंकि आप समझते हैं कि मौर्य प्रशासन की अगर बात की जाए तो मौर्य प्रशासन में हम जो कहें यहाँ पर आपसे कि अगर कृषकों के बाद सबसे ज़्यादा किसी भी काम में लोग लगे हुए थे तो वो थी सेना। तो संभवतः सैन्य व्यवस्था भी बहुत मजबूत तरीके से यहाँ पर की गई होगी, तो हमें यहाँ पर सैन्य प्रशासन भी ये पढ़ना आवश्यक है। सैन्य प्रशासन पढ़ने से पहले देखेंगे कि पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी, रथ और नौसेना, ये 5 प्रकार की सेनाएं यहाँ थी। पैदल थी, अश्व सेना थी, हाथी सेना थी, रथ सेना थी। और यहाँ भी वही व्यवस्था थी, यहाँ पर भी वो एक 30 सदस्य समिति हुआ करती थी। मतलब 6 समितियां थी जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य थे, तो कुल 30 सदस्यों की समितियां काम करती थी। एक समिति पैदल देखती थी, दूसरी समिति अश्व को देखती थी, तीसरी समिति हाथी वाले क्षेत्र को देखती थी, चौथी समिति रथ वाले क्षेत्र को देखती थी, और यहाँ पर जो 5वीं समिति थी वो नौसेना वाले क्षेत्र को देखती थी। सैनिक प्रबंधन देखने के लिए हमने पढ़ा था कि जो दंडपाल नामक अधिकारी था, मैंने आपको बताया था कि दंडपाल से आप थोड़ा सा न्याय क्षेत्र में ना जाकर ये देखेंगे कि जो दंडपाल है वो सैनिक प्रबंध को देख रेख करने का कार्य करता था। सीमा क्षेत्र पर जो व्यवस्था देखते थे दुर्गों में, उसे अंतपाल कहा जाता था, वो भी सैनिक व्यवस्था के अंदर संलग्न था। आप इन बातों को देखेंगे।
उसके बाद में बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि यहाँ पर 6 लाख की पैदल सेना यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। तो ये सब बातें इसके अंदर थी। हम आइए तसल्ली से सैन्य व्यवस्था को देखते हैं। तो सेना के संगठन हेतु पृथक से सैन्य विभाग था। ठीक है, 6 समितियां में विभक्त किया गया था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना आदि यहाँ पर थी। तो यहाँ पर जो थी ये 5 विभागों में ये 6 समितियां थी। 5 समिति, 6 सदस्य थे। ये कुछ इस तरह मैं आपको कंक्लूड करके बताऊंगा। आप इसको देखते हैं। ये समितियां यहाँ पर 5 विभागों में देखती थी। पैदल देखती थी, अश्व देखती थी, हाथी देखती थी, रथ विभाग और नौसेना, रथ और नौ। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाले अधिकारी को दंडपाल कहा जाता था। दंडपाल, ठीक है, दंडपाल कहा जाता था। देखा हमने, मैंने बताया पिछली क्लास में, कंफ्यूज ना हो, दंडपाल कहा जाता था। सीमांत क्षेत्र की व्यवस्था वाले अधिकारी को अंतपाल कहा जाता था। ये भी सेना के संबंध में काम करता था, दुर्गपाल और अंतपाल। मेगास्थनीज की इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के पास ये सब बातें पहले बता चुके हैं, लेकिन इसको पढ़ देते हैं एक बार कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की पैदल सेना थी। 6 लाख की पैदल सेना थी। 50,000 यहाँ पर उसके पास अश्वरोही, 50,000 घोड़े वाले सैनिक थे। 9,000 हाथी, 800 रथ से सुसज्जित विराट सेना थी। मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य विभाग में 30 सदस्य एक सर्वोच्च परिषद के नियंत्रण में कार्य करते थे, जो 6 विभागों में विभक्त थी। नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था, पिछली क्लास में बता दिया। जिसे 12,000 पण, यानी कि नायक का जो वेतन था वो 12,000 पण था, वार्षिक था, 12,000 पण वार्षिक था। अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष के उल्लेख से नौसेना का पता चलता है कि नवाध्यक्ष की जानकारी मिलती है, यानी यहाँ पर नौसेना का भी काम देखने को मिलता था। नौसेना का काम देखने को मिलता था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। इस तथ्य से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सेना की किस प्रकार से व्यवस्था थी। मौर्य का जो वंश है, मतलब वही मोर जो है मौर्य शासन का चिन्ह है। सैनिक छान, हाँ, गुल्म, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है। सैनिक छावनियों को गुल्म कहा जाता था। छोटी मोटी जो सैनिक छावनियाँ थी उन्हें गुल्म कहा करते थे, जहाँ सैनिक आराम करते थे। सैनिकों के वेतन को, वहाँ पर दिए जाने वाले वेतन को गुल्मदे कहा जाता था। अलग लीग से हट के नाम है, इसलिए इसको तसल्ली से देखना जरूरी है। जो गुल्म है, और सैनिक छावनियों को हम गुल्म कहते थे, और उनके वेतन को गुल्मदे वेतन कहा जाता था यहाँ पर। आइए आगे चलते हैं। आज का टॉपिक रोचक नहीं है, इसमें कहानियां नहीं है, इसलिए इसमें मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, और जिनको कहते कहते हैं उसमें कहानियां नहीं चलती। उनको सीधी तरीके से आपको रटना होता है, याद करना होता है, और उसी क्षेत्र में हम देख रहे हैं। कहानियां हमने अच्छे से सुनाई, रोचकता पूर्व आपको पूर्वी कक्षाओं में। तो मेगास्थनीज के अनुसार सैनिकों की संख्या समाज में कृषकों के बाद, सैनिकों की संख्या समाज में कृषकों के बाद सबसे अधिक थी, जैसा मैंने बताया। सैनिकों का कार्य केवल युद्ध करना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैनिकों का कार्य केवल युद्ध करना हुआ करता था, एवं शांति काल में वो आराम करते थे, दूसरे काम नहीं करते थे। कौटिल्य ने पैदल सेना के 6 भाग बताए हैं कि साहब, कौटिल्य ने पैदल सेना के 6 भाग का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित हैं। देखिए, परीक्षाओं में एनसीईआरटी की पुरानी और नई किताबों में जो मिलती है, उन्हीं में से ये चीज़ें ली गई है। डिटेलिंग ज़्यादा नहीं ली गई है, मैं बता रहा हूँ आपको। नई पुरानी एनसीईआरटी को देखा गया है, उसी में जो मिल रहा है वो लिया है, अलग से कोई चीज़ नहीं ली गई है। इन्हीं में से मिल जाएगा। जो शुरुआती दौरों के साहित्यिक जो स्रोत थे, जो राजा महाराजाओं की बातें थी, उनमें जरूर थोड़ा सा घूम फिर की चीज़ें की गई हैं, लेकिन ये पूरी एज इट इज़ सीधी चीज़ें हैं। इनको एज इट इज़ तरीके से याद कीजिए। वही है ना कि इतिहास रात में पढ़ा जाता है और सुबह साफ हो जाता है। कोई कहानी मेरे साथ हो चाहे आपके साथ हो, इतिहास में तो यही है, बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं, बार बार बोलें, बार बार समझें। इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ये ऐसा होता है। जब शायद शब्द आते हैं तो उन्हें याद ही करना बनता है। तो अब आगे जो बात करेंगे भाई, 6 समितियां जो बताई गई थी उनको कौटिल्य ने जो 6 भाग बताए गए हैं। मोल सेना, यानी कि मोल जो स्थायी सेना थी, स्थायी सेना को मोल कहा जाता था। स्थायी सेना है उसे मोल कहा जाता था। जो आपकी स्थायी सेना है उसे मोल कहा जाता था। स्थायी सेना है उसे मोल कहा जाता था, कि भाई स्थायी सेना जो थी उसे हम मोल कहते थे। उसके बाद भाटक जो है, आवश्यकता होने पर भाड़े की किराए सेना, या भाटक जो है आवश्यकता पड़ने पर भाटक जो है वो सेना थी, उसे हम किराए की सेना कहते थे। तो मोल यानी कि स्थायी सेना, मोल यानी कि स्थायी सेना। भाटक यानी जब युद्ध में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाए
तो उसे आवश्यकता होने पर किराए की सेना को हम भाटक कहते थे, भाटक कहते थे, भाटक कहते थे। यही कहते थे, इनको याद करने का कुछ है तो है नहीं। मैं 3-3 बार 4-4 बार बोलता हूँ, आप 3-3 4-4 बार सुनिए और खुद मन में देखिए। स्थायी सेना मोल थी, स्थायी सेना को मोल कहते थे। आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में अधिक अगर सेना लेनी हो तो उसे हम भाटक कहते थे, भाटक कहते थे। युद्ध में आजीविका चलाने वालों से गठित सेना को हम श्रेणी बल कहते थे। मतलब बहुत सारे लोग थे जो स्पेशलाइज काम करते थे, युद्ध में आते थे, नए नए अपने टेक्निक्स को सीख के जो काम करते थे उसे बोलते थे श्रेणी बल, श्रेणी बल, श्रेणी बल। युद्ध में आजीविका चलाने वालों से गठित जो सेना थी, युद्ध में आजीविका चलाने वालों से गठित जो अलग सी सेना थी उसे श्रेणी कहते हैं। मित्र राष्ट्र की सेना को मित्र बल कहते हैं। अपने अड़ोसी पड़ोसी जो क्षेत्र हैं जो अपने युद्ध में काम लेते हैं उसे मित्र राष्ट्र की सेना कहते हैं। अमित्र जो बल है, अमित्र बल है, उसे बंदी बनाए गए सैनिक जो हैं, बंदी बनाए गए जो सैनिक हैं, हम किसी क्षेत्र में गए, वो जीता, जीतने के बाद वहाँ पर जो लोग आए वो सेना में लिया या उसकी सेना हमारे यहाँ आई तो उसे बोलते हैं अमित्र बल। और यहाँ पर 8वीं जो जंगल की सेना कहलाती है, जंगल की सेना कहलाती है। तो मोल जो है स्थायी सेना, भाटक किराए भाड़े पर लेने वाली सेना, श्रेणी भी जो है वो किराए भाड़े पर ली जाती थी, लेकिन ये विशेष प्रकार की जो ट्रेनिंग लेके आते थे उसे बोलते थे श्रेणी बल। युद्ध में आजीविका चलाने वालों से गठित मित्र जो मित्र राष्ट्र के आस पड़ोस के मित्र थे। उसके बाद अमित्र यानी बंदी बनाए गए सैनिकों की जो सेना थी उसे अमित्र बल कहते थे। 8वीं जो है जंगल की सेना। अर्थशास्त्र में वर्णित 3 प्रकार के युद्ध। अब 3 प्रकार के युद्ध समझ लो, दे रखे हैं सब। तो 3 प्रकार के युद्ध हैं, प्रकाश युद्ध, तूष्णीं युद्ध और कूट युद्ध। प्रकाश युद्ध, तूष्णीं युद्ध और कूट युद्ध। प्रकाश युद्ध, तूष्णीं युद्ध, प्रकाश युद्ध, प्रकाश युद्ध, प्रकाश युद्ध, तूष्णीं युद्ध और कूट युद्ध। तो जब युद्ध आमने सामने लड़ा जाए, मतलब मेरी सेना और सामने वाली की सेना बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो, तो उसे हम प्रकाश युद्ध कहते हैं। मतलब मेरी सेना और सामने जो सेना खड़ी हुई है उसे लड़ रही है, एक दूसरे के आमने सामने जो लड़ रही है उसे बोलते हैं प्रकाश युद्ध। जो अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के युद्ध बताए गए हैं। पहला है आपका यहाँ पर प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध यानी कि वो युद्ध जो आमने सामने लड़ा जाए, पीछे से नहीं। तूष्णीं युद्ध, तूष्णीं युद्ध के अंदर क्या होता है कि जो पड़ोसी जो राज्य होते हैं उस पड़ोसी राज्य में जो प्रशासन होता है या आसपास के जो मंत्रिण होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, उनके अंदर फूट डालने का काम किया जाता है। राज परिवार में फूट डालकर राज्य का विनाश करने का प्रयास किया। फूट डालो और राज करो। तूष्णीं युद्ध। कूट युद्ध यानी कि जहां पर युद्ध नहीं लड़ा जाता, बातचीतों के माध्यम से, रणनीतियों के माध्यम से, परपंचों के माध्यम से जाल बिछा कर थोड़ा सा काम करते हैं तो उसे कूट युद्ध बोलते हैं। तो प्रकाश युद्ध जो युद्ध आमने सामने लड़ा गया हो। तूष्णीं युद्ध फूट डालकर दूसरे राज परिवार में युद्ध जीतना। कूट युद्ध कूटनीतिक छल प्रपंच बातचीतों के माध्यम से। ये 3 प्रकार के युद्ध इसके अंदर बताए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लास लंबी होगी आज, लेकिन क्या करें। न्याय व्यवस्था। अब न्याय व्यवस्था को समझते हैं। न्याय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी वानी पे लेते हैं। अब जो राजा साहब हैं उनका वचनी शासन हुआ करता था। और न्याय व्यवस्था के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ कि न्याय अपने आप में देखिए, जो स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्र में न्याय थे उनकी प्रकृति अलग थी। जो जिला स्तर पर न्याय होते थे, विषय पर न्याय होते थे, उनकी प्रकृति अलग थी। और जो राजा है वो सर्वोच्च अधिकारी था, जो विधान बनाने वाला था, न्याय व्यवस्थापक था और कार्यपालिका। तो सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, अभी तसल्ली से पढ़ते हैं। न्याय व्यवस्था। सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सम्राट ने कह दिया अटल है। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे जहां ग्रामीणी और ग्राम वृद्धा परिषद अपना निर्णय देते थे। इनके ऊपर संग्रहण, दोरणमुख, स्थानीय और जनपद के न्यायालय भी थे। मैंने बताया कि सब स्तर पर अलग अलग न्यायालय थे। ग्राम क्षेत्र में बात करें तो ग्रामीणी और ग्राम वृद्धा परिषद अपने स्थानीय मुद्दों को निपटा लेती थी। उसके बाद बात करें तो स्थानीय, द्रोणमुख, संग्रहण सबके कोर्ट हुआ करते थे। ठीक है, वहाँ पर बात करते थे।
और उसके बाद में सबसे बड़ा जो न्याय करने वाला अधिकारी था वो यहाँ पर सम्राट खुद था, या राजा जो थे वो खुद थे। पाटलिपुत्र में स्थित केंद्रीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय था कि पाटलिपुत्र में स्थित केंद्रीय न्यायालय जो था वो सर्वोच्च था। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का वर्णन है। ये धर्म स्थली नहीं है, ये इसको हम समझेंगे धर्म स्थी न्यायालय, धर्म स्थी न्यायालय, और दूसरी है कंटक शोधन न्यायालय। अब जो धर्म स्थी है काम क्या करती है, देखिए मैं सामान्य भाषा में समझाता हूँ। देखिए, अब दो प्रकार के व्यवस्थाएं होती हैं समाज में। कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जो परिवार से संबंधित होते हैं, कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जो जमीन जायदाद से संबंधित होते हैं, कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जिनके अंदर मारपीट या हथियारों का प्रयोग नहीं, ठीक है। और कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जिनमें मारपीट मारपीट के साथ साथ हथियारों का भी यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार के जो व्यवस्था है उसे हम फौजदारी वाले मामले जिनको पुलिस देखा करती है, और जो दूसरे मामले होते हैं जो बोलने करने वाले मामले को देखते हैं। तो इस प्रकार के हम दो प्रकार की व्यवस्था जो आज पाते हैं, लगभग समान उस प्रकार की व्यवस्थाएं भी उस समय मिलती थी। ये लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा देखें। न्याय प्रशासन, सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन था साहब? सबसे बड़े न्यायाधीश सम्राट खुद थे। धर्म स्थी, जिसे हम दीवानी न्यायालय कहा करते थे, दीवानी न्यायालय कहा करते थे, उसके प्रमुख को हम जो है वो व्यवहारिक कहा करते थे। तो जो मामले आपके दीवानी प्रकारी थे, यानी कि जहाँ पर हथियार वगैरह युद्ध वगैरह हथियार वगैरह नहीं चलते थे, जहाँ पर मारा पीटी नहीं चलती थी, वो सब मामले जैसे जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामले, पत्र व्यवहार से, कर से संबंधित मामले, पारिवारिक मामले, इस प्रकार के मामले जो हैं वो दीवानी न्यायालय में देखे जाते थे। उसके प्रमुख को व्यवहारिक कहा जाता था, यानी कि धर्म स्थायी न्यायालय जिसे हम उसके प्रमुख को व्यवहारिक कहते थे। उसके साथ ही इस प्रकार के जिसमें हथियारों का प्रयोग हुआ करता था, हथियारों को प्रयोग के साथ साथ मारपीट वगैरह की बात हुआ करती थी, उसे फौजदारी न्यायालय में देखा जाता था। इसके प्रमुख को हम प्रदेष्टा कहते थे। यही पूछते हैं कि प्रदेष्टा किसका प्रमुख है? कंटक शोधक न्यायालय का प्रमुख है। कंटक शोधक न्यायालय फौजदारी न्यायालय देखती थी, इसके प्रमुख को हम प्रदेष्टा कहते हैं। व्यवहारिक जो है वो दीवानी न्यायालय के प्रमुख को व्यवहारिक कहा जाता था, दीवानी न्यायालय के प्रमुख को व्यवहारिक कहा जाता था, और इसे हम धर्म स्थायी न्यायालय के नाम से, धर्म स्थायी न्यायालय के नाम से जानते थे। दंड विधान जो था वो अत्यंत कठोर था। मौर्य प्रशासन में जो दंड विधान था वो अत्यधिक कठोर था। अंग भंग और मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान किया गया था। मौर्य प्रशासन में अंग भंग और मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान किया गया था। यदि बिक्री कर ना दिया गया हो या किसी पशु की हत्या कर दी गई हो तो भी मृत्यु दंड तक का प्रधान जो विधान है वो किया गया था। तो सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट था। धर्म स्थायी और कंटक शोधक न्यायालय में बांटा गया था। दीवानी न्यायालय धर्म स्थायी न्यायालय से संबंधित थे, इसके प्रमुख को व्यवहारिक कहा जाता था, और कंटक शोधक न्यायालय फौजदारी न्यायालय से संबंधित थे। प्रदेष्टा था, इसमें मारपीट चाकूवारी बात वाले जो आते थे, मृत्यु वगैरह किसी की हत्या करना इसमें थे, और जमीन जायदाद से जुड़े पारिवारिक मामले धर्म स्थायी दीवानी न्यायालय में देखने को मिलते हैं। आइए अब इसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कर देते हैं फटाफट फटाफट। सम्राट बताई दिया यहाँ तक। ये दीवानी अदालतें थी। न्याय निर्णय 3 धर्मस्थ व्यवहारिक, ये कोई मतलब नहीं है इनका। इसमें पेश होने वाले चोरी डाके लूट बता दी मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मामले कहते थे, कोई मतलब नहीं है इनको। और कंटक शोधक न्यायालय, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप नोट्स में दे दिया है, आप देख लीजिएगा। न्याय दीवानी धर्म स्थी व्यवहारिक कहा जाता था, फौजदारी कंटक शोधक प्रदेष्टा कहा जाता था, और रज्जुक जो है वो क्षेत्रीय न्यायाधीश का कार्य भी करते थे। रज्जुक जो मैंने आपको बताया वो क्षेत्रीय न्यायाधीश जो कर संग्रहण, जो कलेक्टर के बराबर की श्रेणी के थे, उस प्रकार के थे। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ये चीज अच्छी है, ठीक है। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग हैं। पहला धर्म के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, चरित्र के आधार पर और शासन के आधार पर 4 मुख्य अंग माने गए हैं। धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन, चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग हैं। कौन कौन से हैं? धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन, सीधा पूछेगा, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। धर्म, व्यवहार, चरित्र, शासन, धर्म, व्यवहार, चरित्र, शासन, धर्म, व्यवहार, चरित्र, शासन, ये सारी बात मैंने बता दी है। अब अगली जो बात करेंगे वो करेंगे गुप्तचर व्यवस्था की, और इसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। गुप्तचर व्यवस्था, देखिए गुप्तचर व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्लास लगभग हाँ 10 एक 5 एक मिनट और क्लास चलेगी, उसके बाद खत्म करते हैं कहानी।
तो गुप्तचर व्यवस्था के बारे में मैं आपको बहुत इन शॉर्ट बता दूं कि देखिए, छोटे छोटे राज्यों से मिलकर एक पूरा साम्राज्य इकट्ठा हुआ जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे ही ये बनाया तो एक व्यवस्था विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा की कि जब तक हम आसूचना तंत्र को या आईबी को या इंफॉर्मेशन ब्यूरो को या सूचनाओं को जब तक हम नहीं लेंगे तब तक विद्रोह की संभावना बनी रहेगी। इसीलिए यहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताया गया है। संस्था और संचरण नाम की व्यवस्था बताई गई है। इन सबको अभी देखने का प्रयास करेंगे। अर्थशास्त्र में इनको गूढ़ पुरुष वगैरह वो जो भी बातें कही है वो देखिए। लेकिन मुख्य कारण ये था कि चार पांच चीजें थी। पहली कि भाई शत्रु देश की गतिविधियों को राज्य के अंदर देखना, राज्य सरकार के द्वारा कल्याणकारी कार्य जो जनता के लिए किए जा रहे हैं वो वहाँ पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसका ये काम था। तीसरा गुप्तचर व्यवस्था का काम ये था कि जो वहाँ पर अधिकारी लगाए हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या अथवा नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो आपके अभिलेख, गिरनार अभिलेख या किसी अभिलेख में कहा गया है कि राजा जो है वो किसी भी समय, चाहे वो नहा रहा हो, धो रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, सो रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, राज्य के हित में और जनता के हित में गुप्तचर उससे कभी भी जाकर मिल सकते हैं। ये सब बातें गुप्तचर व्यवस्था में की गई हैं। तो देखेंगे गुप्तचर व्यवस्था के प्रमुख को महामात्य सर्प या महामात्य आसर्प दोनों चीजें मिलती हैं। महामात्य सर्प या महामात्य आसर्प, ये यहाँ पर जो महामात्य सर्प है उसे हम ये महामात्य आ सर्प भी कहते हैं या महा हम्म, महामात्य पर सर्प भी मिलता है। अब आप कुछ भी मत लिए, महामात्य सर्प याद रखें कि इस तरह से महामात्य सर्प की बात है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के थे। कौन कौन से थे इनको भी देख लेते हैं कि दो प्रकार के हैं। संस्था वो हैं जो एक ही स्थान पर संगठित होकर कार्य करते थे, उसे संस्था कहते हैं। एक ही स्थान पर संगठित होकर काम करने वाले को एक ही जगह रहते थे, चाहे वो स्टूडेंट बन के रहे, सन्यासी बन के रहे, गृहस्थ बन के रहे, कुछ भी रहे, देखेंगे क्या क्या नाम है। उसके बाद जो थे संचरा थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए कार्य करते थे। राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु महिला अंगरक्षिकाएं मौजूद थीं। मेगास्थनीज एवं स्ट्रेबो महिला अंगरक्षकों का उल्लेख करता है कि राजा की जो व्यवस्था है वो राजा जो है चारों तरफ से महिला अंगरक्षकों से घिरा हुआ रहता था। उनको समारानुरंगिनी 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 समारा समाराना समार देखिए, एक मिनट। ये है कि आपके महिला अंग रक्षिकाओं को समारानुरंगिनी कहा जाता था। समारानुरंगिनी कहा जाता था। मेगास्थनीज वो डायोडियस ने गुप्तचर को ओवरसीयर्स या एपीस्कोपई के नाम से जाना गया है। स्ट्रेबो और एरियन ने इंस्पेक्टर कहा गया है। विदेशों में नियुक्त होने वाले गुप्तचरों को उपवेतन कहा गया है। बोलते बोलते थोड़ा सा अटक जाते हैं, शब्द ही कुछ इस प्रकार से हैं, पर करें क्या, फिर भी इनको याद करेंगे तसल्ली से। हम इसको जमा जमा कर याद करने का अच्छे से प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। गुप्तचर प्रशासन, ठीक है। देखिए, गुप्तचर प्रशासन, स्ट्रेबो ने क्या कहा है कि स्ट्रेबो ने साहब यहाँ पर ये कहा है कि भाई जो स्ट्रेबो है उसने क्या कहा है। स्ट्रेबो ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा है। स्ट्रेबो ने, माफ कीजिएगा, कि जो स्ट्रेबो है उसने क्या कहा है, स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर कहा है गुप्तचरों को। मेगास्थनीज ने ओवरसीयर्स कहा है। मेगास्थनीज ने ओवरसीयर्स कहा है, ऊपर से देखने वाले, नीचे से देखने वाले। तो गुप्तचरों को मेगास्थनीज ने ओवरसीयर्स कहा है। अशोक के अभिलेख में इन्हें प्रतिवेदक कहा गया है। अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें जो गुप्तचर हैं उनको प्रतिवेदक कहा गया है। अशोक के अभिलेख में प्रतिवेदक कहा गया है। क्यों थे? शत्रु पर नजर रखने के लिए, अधिकारी व कर्मचारी पर नियंत्रण करने के लिए, और आम जनमानस के मत को जानने के लिए गुप्तचर का कार्य ये हुआ करता था। अब दो प्रकार के बताए गए हैं, एक तो बताया गया है यहाँ पर संस्था और एक बताया गया है संचरा। ठीक है, कि संस्था क्या है, संचरा क्या है। संस्था वो हैं जो एक स्थान पर रहते हैं, अपना काम करते हैं। इनको 1000 पण वार्षिक वेतन मिलता है संस्था वालों को, और संचरा वालों को वेतन मिलता है 500 पण। तो संचरा वालों को वेतन मिलता है 500 पण,
और यहाँ पर जो वेतन है संस्था वालों को 1000 पण, संचरा को 500 पण। अब संस्था के जो गुप्तचर में ये कुछ प्रकार हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। कापाटिक, जो विद्यार्थी के रूप में काम करते थे गुप्तचर, उसे हम कापाटिक कहते हैं। एक ही जगह पर रहते थे, तो विद्यार्थी के रूप में काम करने वाले गुप्तचर को कापाटिक कहते हैं। विद्यार्थी के रूप में काम करने वाले गुप्तचर को कापाटिक कहते हैं। व्यापारी के रूप में काम करने वाले गुप्तचर को वेदेहक कहते हैं, वेदेहक कहते हैं। व्यापारी के रूप में काम करने वाले जो गुप्तचर है उसे वेदेहक कहते हैं, वेदक कहते हैं। सन्यासी के रूप में एक स्थान में काम करने वाले जो गुप्तचर हैं उसे उदस्थित कहते हैं, उदस्थित कहते हैं, उदस्थित कहते हैं। जो सन्यासी के रूप में एक जगह रह के काम करते हैं उसे उदस्थित कहते हैं, उदस्थित कहते हैं। उसके बाद तपस्वी के रूप में काम करने वाले गुप्तचर को तापस कहते हैं। तपस्वी के रूप में काम करने वाले गुप्तचर को तापस कहते हैं। जो तपस्वी के रूप में तापस है, सन्यासी के रूप में उदस्थित है, व्यापारी के रूप में वेदेहक है, व्यापारी के रूप में वेदक है, और विद्यार्थी के रूप में कापाटिक है। ये तो एक स्थान पर रहने वाले अधिकारी हैं, सॉरी आपकी गुप्तचर हैं। संचरा, जिनको 500 पण वार्षिक वेतन मिला करता था। सूत्री, रसद, तीक्ष्ण और परिवारजिका। सूत्री, रसद, तीक्ष्ण और परिवारजिका। सूत्री, रसद, तीक्ष्ण और परिवारजिका। तो देखेंगे सूत्री विशेष प्रशिक्षण प्राप्त जो गुप्तचर होता था, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त जो गुप्तचर होते थे उसे सूत्री कहते थे। ये महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विशेष प्रशिक्षण प्राप्त जो गुप्तचर था उसे हम सूत्री कहते हैं। क्रूर प्रकृति के गुप्तचर जो हत्या के लिए काम करते थे, क्रूर प्रकृति के गुप्तचर जो हत्या के लिए काम करते थे, क्रूर प्रकृति के गुप्तचर जो हत्या के लिए काम करते थे उसे रसद कहा जाता था, रसद कहा जाता। देखिए नाम अलग अलग हैं, ऐसे सवाल बनते हैं कि क्रूर प्रकृति के गुप्तचर जिसे हत्या के लिए प्रयोग करते थे उसे रसद कहते थे। शूरवीर गुप्तचर जिसे हम तीक्ष्ण कहते हैं, शूरवीर गुप्तचर जिसे हम तीक्ष्ण कहते हैं, शूरवीर गुप्तचर को तीक्ष्ण के नाम से जाना जाता है। और भिक्षुणी के भेष में काम करने वाली जो गुप्तचर होती थी उसे परिवारजिका कहा जाता था। ठीक है, इस प्रकार से हम समझने का प्रयास करेंगे। आज हमने इसके अंदर समारा अनुरंगनी, आप सामाजिक स्थिति विस्थिति कल देखेंगे। इस प्रकार से गुप्तचर व्यवस्था देख ली आज हमने। उसके बाद हमने न्याय व्यवस्था देख ली। न्याय व्यवस्था के बाद में हमने नगर प्रशासन देख लिया। आज नगर प्रशासन देखने के बाद सैन्य प्रशासन देख लिया। सैन्य प्रशासन देखने के बाद में हमने यहाँ पर आपका जो सिस्टम था, जो प्रशासन था का ढांचा था वो भी देखा, और इन सब चीज़ों को देखा। देखिए तो 2 घंटे 2.5 घंटे में ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। चीज़ें हैं, परीक्षा में सवाल आते हैं। बोलते बोलते हम भी थोड़ा सा अत्यधिक बार बोलते हैं। कारण ये होता है कि विद्यार्थी कम से कम क्लास में चीज़ों को सुने, सुनने से उसको याद होगा। थोड़ा सा उसको देखे। जो चीज़ सुनने से, समझने से, देखने से याद हो रही है उसको लिखने की इतनी आवश्यकता। जो चीज़ आपको नहीं याद हो रही है उन्हें लिखें। हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती। पढ़ने का सिंपल सा तरीका है, आप पहले पढ़ें जो शिक्षक पढ़ा रहा है, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार हम भी आपको बोलते हैं। उसके बाद आप उसको सुनते हैं। आप भी थोड़ा सा किताब को उल्टी रख के बोलने का प्रयास कीजिए। फिर जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही फिर लिखने का आप अच्छे से प्रयास कीजिए। मैं समझता हूँ हमारी टीम यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है, और आप भी, हम आपसे अनुरोध करते हैं हमारे इस चैनल को थोड़ा सा बूस्ट करने का काम करें ताकि ये जनमानस के पास पहुँचे। देखिए हमने ये नहीं कहते कि हम यहाँ पर आपके समक्ष आगे कोई जन कल्याण संबंधित बात कर रहे हैं, लेकिन एक नाम मात्र के शुल्क में हम आपके सामने जिस शिक्षा को पहुँचा रहे हैं, हमारे ज्ञान को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी एक चीज़ है। ये अपने दोस्तों में, मित्रों में, परिवार में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको आप थोड़ा सा हमारे चैनल को बताने का प्रयास करें। ये क्लासें ऐप पे भी मौजूद हैं, दिग्गज एकेडमी के ऐप के नाम से ये मौजूद है। हमारी जो 7-8 लोगों की टीम है वो अच्छे से आपके समक्ष प्रस्तुत है। ऐप पे चीज़ें चल रही हैं, यूट्यूब पे भी समय समय पे जो भी समय काल के अकॉर्डिंग चल रहा है। धन्यवाद। 2 क्लासें और इसकी शेष है। नमस्कार। महेंद्र कुमार आपके साथी।